हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जिनेंद्र जी की लिखी हुई कहानी पाजेब के ऊपर होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर मुख्य कहानी क्या है। पाजेब जो कि पैर में पहनने वाली एक तरह के आभूषण है जो बजता है चलते हुए, इसे आप लोग जानते होंगे इस बारे में। तो इस बारे में ये कहानी इन्होंने लिखी है जिनेंद्र कुमार जी ने। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी इसी तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोली भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली वही जैसे रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी की किसी काम में बहल गई। लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को ज़रूर ला लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वे चांदी के सफ़ेद 2-3 कड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना ना था। और हमारे महाशय आतोशोश, जो मुन्नी के बड़े भैया थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सही दिखाने के लिए आस पास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी। लेकिन थोड़ी देर बाद वे ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी है तो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे बाईसाइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष आशुतोष बाबू ने कहा हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी, तू क्या कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं। वही बाबू साहब लोग रोते हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो बाईसाइकिल ज़रूर लेंगे जिन जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा हाँ हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाईसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक धड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब व बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन से 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपने मेज़ पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज़ पर तो है नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज़ के कागज़ उलटने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ वहाँ वे कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझे से पूछने लगी फिर कहाँ है?
मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखो तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर तो वह कमरे से कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, वह कहीं वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टा मुझे दे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ कहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछा। बोली हाँ तो साफ इनकार कर रहा है, वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जी बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम तो किसी बात की फिक्र करते नहीं हो। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उसे बंसी को बुलाकर, ज़रूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि भला भाई ला पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि तुमसे तो हो चुका, तुम बोली कि हो चुका सब तुमसे। कहीं तुम ही ने उस नौकर की जात को शोहरत बना रखा है। डांट ना फटकार नौकर ऐसे सिर पर चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उस बक्स से निकाली ही है, और 16 से 15 आने की बंसी है। आने पर ये बंसी सुनते हो वह नहीं है, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसे भी मालूम नहीं होती। पर इस पर तो श्रीमती ने कहा तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर ज़रूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घूर कर खोज निकालने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग के शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई भी बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज़ हो। उसने सिर हिलाया और कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, बता दो, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध कृति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। तो मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुद कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़ी देंगे।
बल्कि बोलने पर तो इनाम ही मिलता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहे उसे माथे पर बाल बल पड़ रहे थे। क्यों बेटा, तुमने ली है तो नहीं? तुमने ली तो नहीं है? उसने सिर हिलाकर क्रोध से आहिस्ते और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, मैंने नहीं ली। ये ज़रूर वह रोने को ही आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई हो। वे पाजेब मिल जाए तो हम तुम्हें इनाम देंगे। फिर वे वहाँ से चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वे फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश करने लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम नहीं है ये। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों कर लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के अभाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता है कि ठीक उस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह तो हमारे ऊपर भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए वैसी लाचारी स्थिति उपस्थित ही हो गई, और यह और भी बड़ी भयावह है। ये हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजे तुमने छुन्नू को दी तो नहीं? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया गया। मैं एक एक छाया छाड़ता गया। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, बताओ, ठीक बताओ, हमारा अच्छा बेटा। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को? उसने सिर हिलाया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्व मैंने उससे कहा, मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है। उसने कहा, हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि हमारे बेटे ने सच कबूल लिया है, पाजेब उसने चुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बड़ी बहुत खुश हो गई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी भलाइयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, गरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब चुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास ना हुई तो वो कहाँ से देगा। अंत में हार मानकर मैंने कहा कि कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने यहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। उसने कहा, पड़ी मिली थी वही। और फिर नीचे जाकर वह चुन्नू को दिखाई। हाँ, उसने कहा। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे। उसने कहा, हाँ, चुन्नू ने कहा था।
कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। हाँ, सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई। हाँ, उसने कहा। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वे जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी ज़िद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तुमने कहीं उसे गाड़ नहीं दिया? क्या किया? बोलो क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? वे मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और बोला नहीं। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ वह वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे में कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा शौक हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, मैं समझ कर ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा, क्योंकि छुन्नू के पास तो वो होती ही नहीं है। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वे दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ। तुम कहते हो तो छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी न? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी। अरे दी थी, याद कर। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा। छुन्नू की माँ ने और खुद भी रोने लगी, कहती जाती, हाय रे, अब तो चोर हो गए, हम तो चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद, जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला समझती है? बोली कि हाँ, मैं तो तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू, जाओ पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है जी, और अशांति से तो पाजेब नहीं मिल जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर, चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता रहा। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम चुका सकती हूँ, मतलब अदा कर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता? तेने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार कर दिया। बताया, पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी, वह पतंग वाले को दे आया। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ? छुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था लगभग। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, कहा, देखिए न, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब नहीं देखी,
अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींच कर तभी धमक धमक पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ती तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव कराकर करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष के को जाने के किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ से कहा आप उसे मरियाएगा नहीं, और पाजेब की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो ले जाइएगा। तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यो त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर बेहाल कर डालने का प्रण ही ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसे धरती से नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टाला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कहा गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पतंग वाले को दे दी। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वे चुन्नू के पास हैं। इस तरह रती रती बात उसने कह दी। बेचारा चुन्नू फंस गया। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ कर ये सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेज कर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन पतंग वाला भी कितना दम बदमाश बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें ले लेता है, उसे तो पुलिस में दे देना चाहिए, उछक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसे आकर कहा कि अभी आते हैं। क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष पसंद नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें अपनी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा बेटा है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसे कुछ हर्ष ना हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने कहा जाओ, अब क्या बात है, यूँ क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने चाहिए। 5 ही आने तो मिले हैं, है ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या ही हम ना देते। सुनो, अब ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे पूछा कि क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? उसने कहा हाँ। और वह चुन्नू के पास है ना? उन्होंने कहा हाँ। अभी तो उसके पास ही होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए क्या? नहीं, नहीं खर्च किए। हाँ। उसने कहा खर्च किए कि नहीं खर्च किए। उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिए। बताओ खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा, दूसरी बार नहीं कह दिया। चुन्नू की नई चटनी यहाँ पर आगे फिर से। मैंने कहा तो यह क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मालूम नहीं?
उसने कहा हाँ बेटा मालूम है ना। हाँ पतंग वाले के से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना। हाँ तुमने क्यों नहीं लिए। वह चुप। इकन्ने कितनी थी बोलो। दो। बाकी पैसे थे हाँ। ध्वनि हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। झपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते। सच बताओ कितनी कन्या थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा कुछ नहीं बोला। वे बोलता वह नहीं बोला। सुनते हो बोला नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसको कान खींच लिए। वह बिना आंसू गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे। वह डर के मारे पीला हो गया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने ज़ोर से बुलाया बंसी यहाँ आओ इसको लेकर जाओ कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह नहीं रोया। मैंने कहा क्या रे अब तो अकल आई। वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा पतंग वाला कौन सा चलो ये बताओ। दाईं तरफ वाला या चौराहे वाला। उसने कुछ होंठों में बड़बड़ाया जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वे चौराहे वाला बोलो। उन्होंने कहा हाँ। देखो अपने चाचा के साथ जाओ बता देना कि कौन सा है फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे। समझते हो ना। ये सुनकर मैंने अपने भाई को बुलाया सब बात समझाकर कहा देखो 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे लेकर जाएगा उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो ये पाजेब लौटा ही देगा नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चे से माल ठगता है समझे। नरमी की ज़रूरत नहीं। और आशुतोष अब जाओ अपने चाचा के साथ। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा सुनकर भी टस से मस दिखाई नहीं दिखा होता नहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे। उसने सर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा भैया घर की चीज़ है दाम लगे हैं भला 5 आने के रुपए में का माल किसी के हाथों खो दोगे। जाओ चाचा के संग जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ पैसे दे देना अपनी चीज़ वापस ले लेना मांग लेना। दे तो दे नहीं तो नहीं। तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला इसमें बात क्या है। इसमें मुश्किल कहाँ है। समझकर बात कर रहे हो तो समझते ही नहीं सुनते ही नहीं हो। मैंने कहा क्यों रे नहीं जाएगा। उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया कहा प्रकाश इसे पकड़कर लेके जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वे साथ जाना नहीं चाहता था। अच्छा पतंगबाजी तो हो गया लेकिन देखता हूँ कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों। बोला आशुतोष भाग आया। मैंने कहा अब वह कहाँ है। वह रूठा खड़ा है घर में नहीं आता। जाओ पकड़कर तो लाओ। ये पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे तू शरारत से बाज नहीं आएगा। बोल जाएगा कि नहीं। वह नहीं बोलता तो मैंने उसे कस कर 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह दम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वे वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा ले जाओ इसे मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर दो दुष्ट। इस बार वे 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं तो ठीक नहीं कर रहा हूँ लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ मालूम करना कि कितने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना। मालूम होने पर सख्ती करना। मुरब्बत की ज़रूरत नहीं समझे।
प्रकाश गया और लौटकर बताया कि उनके पास पाजेब ही नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, ज़रा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वे अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस बस जाओ चलो। प्रकाश बहुत लिहाज मानता था। वे मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोया पाया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा आई। लेकिन आदमी में एक ही साथ क्या क्या विरोध भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा क्यों, क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं कि शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई पड़ने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर दिए जाओगे। आशुतोष ने इसका विशेष प्रभाव पड़ा ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास न हुई तो कहाँ से देगा। वही छुन्नू वाली बात, रुपए नहीं हुए, पाजेब ना हुई तो देगा कहाँ से। इसका क्या मतलब। तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो पुन्नू से पूछ छुन्नू को बस भी साथ ले जाना, समझे। वे चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देख कर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने से बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने का उद्यत था। वे चलने में अनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष पछलने पर आ गया। मैंने डांटकर कहा प्रकाश इसे क्यों नहीं ले जाते। बुआ ने कहा क्या बात है। मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, ज़रा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर बैठकर बातें करने लगा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं, मोहल्ले में राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चाएं स्त्रियों से लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्स सरका कर बोली इसमें वह कागज़ हैं जो तुमने मांगे। और यहाँ ये कहकर उसने अपने बॉक्स भी जेब में डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। बोली उस रोज़ भूल से यहाँ से पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और ये कहानी हो जाती है ख़त्म। बेचारे आशुतोष भाई साहब पहुँच जाते हैं। फिर पतंग वाले पास होता क्या होगा, समझदार है यहाँ पर। तो ये कहानी होती है यहीं पर। कहानी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।